नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, हमने अभी तक भारतेंदु युग पर 2 वीडियो बनाया है और जिसमें प्रथम वीडियो में हमने देखा था कि भारतेंदु युग की क्या पृष्ठभूमि थी, कौन-कौन सी विशेषताएं थी, तथा दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान था और क्यों भारतेंदु युग नाम पड़ा। तो 2 वीडियो हमने जो देखे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आधुनिक काल की शुरुआत हम कर चुके हैं भारतेंदु युग से। तो आज देखते हैं भारतेंदु युग के बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात लेखक निबंधकार बालकृष्ण भट्ट को और उनके साहित्य को। इसके अलावा हम प्रताप नारायण मिश्र को भी देखेंगे आगे। तो चलिए पहले देखते हैं बालकृष्ण भट्ट व उनका साहित्य। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। भट्ट जी भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता, पुस्तक समीक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में एक साथ योगदान दिया है, किंतु उनकी प्रतिभा मुख्यतः निबंधों में ही चमकी है। तो उन्होंने इतनी विधाओं पे कार्य किया था, किंतु निबंध में वह बहुत ही विख्यात रहे हैं। भट्ट जी ने यूं तो भावात्मक, वर्णनात्मक, कथानक तथा विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं, किंतु उनके विचारात्मक निबंध अति महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार के निबंध अधिक महत्वपूर्ण है भट्ट जी के? तो है विचारात्मक निबंध। आगे देखते हैं। इसीलिए इन्हें 17वीं शताब्दी का, यहां शताब्दी, 17वीं शताब्दी के पश्चिमी निबंधकार जोसेफ एडिसन। दोस्तों, हमने सुना है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का एडिसन कहा है। तो किसके आधार पर कहा है? पश्चिमी निबंधकार थे जोसेफ एडिसन, जो कि बहुत ही विख्यात हैं। बुद्धि प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात हैं वो जोसेफ एडिसन, और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के समान मानकर हिंदी का एडिसन कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो जाती है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन कहा गया है, और एक चीज और जान लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिसन कहा है, और किसके आधार पर कहा है? तो दोस्तों देखेंगे जोसेफ एडिसन को। जोसेफ एडिसन जो कि कैसे निबंध लिखते थे? बुद्धि प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात थे। उनसे उनकी तुलना की गई है बालकृष्ण भट्ट की। इनके निबंधों में उनके पांडित्य तथा लोक प्रचलित भाषा का अद्भुत समन्वय हुआ है। भट्ट जी के प्रमुख निबंध हैं चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है आदि। ये उनके महत्वपूर्ण निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के। भट्ट जी ने अनेक नाटकों का भी प्रणयन किया है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके कि भट्ट जी ने नाटक, निबंध, कहानी सब कुछ लिखा है। तो यहां भट्ट जी ने अनेक नाटकों का भी प्रणयन किया है, जिनमें कलिराज की सभा, चंद्रसेन, खेल, रेल का टिकट, बाल विवाह आदि प्रमुख है। भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी नामक एक उपन्यास भी लिखा है। तो यहां पर हम क्लियर करते चलेंगे बालकृष्ण भट्ट के सारी रचनाओं को, कौन कौन से उनके निबंध हैं, कौन से नाटक हैं और क्या उपन्यास उन्होंने लिखा है। देखते हैं आलोचना में क्षेत्र में क्या योगदान है। तो आलोचना के क्षेत्र में भट्ट जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने नाटक का क्या प्रारूप होना चाहिए, इन सभी पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखा हुआ था। तो यहां देखिए, भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध के द्वारा सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत की। तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से व्यवहारिक आलोचना की, जिसे
हिंदी साहित्य की पहली व्यवहारिक आलोचना माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक नामक निबंध लिखकर उसमें क्या किया था, सैद्धांतिक आलोचना की एक शुरुआत की थी, उसी प्रकार से भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में, जो उनका पत्र था हिंदी प्रदीप, उसमें लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक संयोगिता स्वयंवर की जो आलोचना की है, सच्ची समालोचना के नाम से, वह हिंदी साहित्य की पहली व्यवहारिक आलोचना मानी जाती है। भट्ट जी ने कविताओं के स्थान पर गद्यात्मक लेखन को प्रधानता दी है, किंतु कहीं कहीं इनके गद्यों में भी पद्यात्मकता आ गई है। जैसे एक उदाहरण है इनके गद्य का, आज हम इस जून एक ऊन दो के ऊपर सून वाली संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पद्यात्मकता आ जाती है उनके गद्य में। भट्ट जी की भाषा संबंधी दृष्टिकोण भी गौर करने लायक है। वे भाषाई शुद्धता के समर्थक नहीं थे। यहां ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा भाषा की शुद्धता के समर्थक वो नहीं थे। उनका मानना था कि भाषा का विकास विभिन्न भाषाओं के शब्दों के आदान प्रदान से ही होता है। अर्थात वो ये मानते थे कि कोई भी भाषा एक दूसरे में मिक्स हो सकती है, ऐसा नहीं कि हिंदी है तो हिंदी ही होनी चाहिए, संस्कृत है तो संस्कृत ही होनी चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी भाषा को हम अपना सकते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि बहुत से लोगों का मत है कि हम लिखने पढ़ने की भाषा से यावनिक शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहे। यावनिक अर्थात जो बाहर से आए हुए हैं। कलकत्ता और बंबई के कुछ पत्र ऐसा करने का कुछ यत्न भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करने से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं, वरन दिन दिन संकुचित होती जाएगी। देखिए आगे कहते हैं कि भाषा के विस्तार का सदा यह क्रम रहा है कि किसी भी देश के शब्दों को हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपना करते रहें। तो यहां हम समझ गए कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या चाहते थे भाषा को लेकर। वह यह चाहते थे कि हम सभी भाषाओं को मिक्स करते चलें और कहीं ना कहीं भाषा का विस्तार करते चलें। उनका मानना था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हिंदी जो है क्या होगी, संकुचित हो जाएगी, छठी छटाई शब्द ही उसमें रह जाएंगे। यह उनका एक कथन भी था, तो इसलिए इस कथन को भी हम ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं यहां भट्ट जी के बारे में कि कुल मिलाकर भट्ट जी ने आधुनिक काल के हिंदी साहित्य का बहुविध संवर्धन किया, कई प्रकार से उसको बढ़ाने का कार्य किया। उनके निबंधों की सीमा यह है कि उनमें वह सुघड़ता व वैचारिकता नहीं है जो आगे चलकर शुक्ल जी के निबंधों में मिलती है। कहीं ना कहीं कहने का अभिप्राय है कि शुक्ल जी के जो निबंध है वो कहीं ना कहीं अधिक वैचारिक हैं, शुद्ध हैं, लेकिन बालकृष्ण भट्ट की उनकी अपेक्षा कम है। इसी प्रकार आलोचना क्षेत्र में भी उनका कार्य महज एक शुरुआती प्रयास ही माना जा सकता है। फिर भी नवजागरण कालीन संक्रमण के दौर में हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं के प्रवर्तन तथा विकास में योगदान के लिए इनका प्रयास सराहनीय माना जाता है। देखिए दोस्तों, शुरुआत करने वालों में ही गड़बड़ी आती है। अब भारतेंदु युग की शुरुआत हुई थी, उसी समय नई नई विधाओं की शुरुआत हुई थी। नाटक, आलोचना, उपन्यास, सारी चीजें उस समय लिखना शुरू हुआ था, क्योंकि रीतिकाल में तो ऐसा कोई नियम नहीं था, ये सारी चीजों पर किसी का ध्यान नहीं था। तो जब शुरुआत होगी, भारतेंदु जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये लोग शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां रह जाएंगी, कुछ त्रुटियां रह जाएंगी। उसी को बताते हैं कि उनमें वह चीज नहीं थी जो आगे चलकर शुक्ल जी के निबंधों में मिलती है। फिर भी उनका विकास जो है, विकास में, हिंदी के विकास में या हिंदी की गद्य विधाओं के विकास में इनका जो योगदान है उसे नहीं भुलाया जा सकता। अब हम लोग देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण लेखक, नाटककार, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र जी को और उनके साहित्य को। तो देखते हैं ब्राह्मण। अभी हमने हिंदी प्रदीप देखा था बालकृष्ण भट्ट का, तो यहां देखते हैं ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के अत्यंत विनोदी तथा जिंदा दिल
कवि लेखक थे। आगे देखेंगे। उनका यह मनमौजीपन उनकी रचनाओं, विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। भारतेंदु तथा बालकृष्ण भट्ट आदि की तरह पांडित्य की बजाय इनका झुकाव लोक जीवन की ओर अधिक था। तो यहाँ पर भारतेंदु जी या बालकृष्ण भट्ट जी के अंदर जो पांडित्यपन था, जो विद्वता थी, उसकी अपेक्षा प्रताप नारायण मिश्र का झुकाव किधर था? लोक जीवन के तरफ अधिक था। इन्होंने भी भारतेंदु मंडल के अन्य सदस्यों की भांति कविता के साथ ही निबंध तथा नाटक आदि गद्य विधाओं में भी रचनाएं की। इन्होंने गद्य की तुलना में पद्य की रचना अधिक की है। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, देख लेते हैं। प्रमुख कविता संग्रह कौन कौन से हैं? प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके कविता संग्रह। एक बार फिर से देखिए, प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और श्रृंगार विलास। ये समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता करने में बहुत कुशल थे। तो समस्या पूर्ति जो कि भारतेंदु की बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेषता थी, हमने पिछले वीडियो में इस पे चर्चा भी की थी। तो समस्या पूर्ति में बहुत ही कुशल थे। कानपुर के रसिक समाज में ये बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियां, समस्या पूर्तियां जिसे कह सकते हैं, पूर्तियां सुनाया करते थे लावनी बाजों के बीच बैठकर। अर्थात जो लावनी पढ़ने वाले लोग थे उनके बीच बैठकर लावनियों को बनाकर भी गाया करते थे। इन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा आदि विषय भी कविता के लिए चुने। ऐसी कविताओं में विचार, भाव एवं व्यंग तीनों सम्मिलित हैं। इनकी विशेषता वास्तव में हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। इनकी हरगंगा, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी ही विनोदपूर्ण और मनोरंजक है। सामाजिक यथार्थ पर व्यंग करती हुई उनकी एक कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पढ़ कमाए कीन्हो कहां, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह सामाजिक यथार्थ पर व्यंग करने वाली पंक्ति है कि कुछ भी पढ़ लिख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जैसे कंता घर में है वैसे विदेश रहने से भी है। जब देश का कलेश ही नहीं खत्म हो पा रहा है, देश के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का क्या अभिप्राय है? ध्यान रहे, यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। हास्य व्यंग्य तथा अभिव्यंजना पक्ष पर बल मिश्र जी की कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रेम घन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। इनकी भी कविता की भाषा ब्रज भाषा ही है। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि लावनी शैली में किसने कविता नहीं की। तो अगर प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु जी हैं, प्रेम घन हैं, तो हमें ध्यान रखना कि इन लोगों ने करी है। उसमें कोई एक और नाम दे दिया जाएगा जिन्होंने नहीं की होंगी। तो ध्यान रखें, लावनी शैली में इन्होंने भी अधिक रचनाएं की हैं। मिश्र जी ने कविता के साथ ही गद्य की विभिन्न विधाओं में भी रचनाएं की हैं। इनमें निबंध प्रमुख है। हम देख रहे हैं कि भारतेंदु युग के जो भी रचनाकार हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निबंध पर जोर दिया है और निबंध में ही वो विख्यात रहे हैं। जैसे कि अभी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट को भी देखा, तो यहाँ प्रताप नारायण मिश्र को भी देख रहे हैं कि उन्होंने भी निबंध में प्रमुखता रखी है। मिश्र जी की भावुकता तथा जिंदा दिली मुख्य रूप से उनके भाव परक निबंधों में प्रकट होती है। इसीलिए इन्हें 17वीं शताब्दी के पश्चिमी निबंधकार रिचर्ड स्टील, देखिए अभी हमने एडिसन, जोसेफ एडिसन से किसकी तुलना की थी? बालकृष्ण भट्ट की। तो यहाँ रिचर्ड स्टील से तुलना की जाती है प्रताप नारायण मिश्र की, और इन्हीं के आधार पर, जो कि भाव प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात थे, रिचर्ड स्टील जो है भाव प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात थे, और इन्हीं के सादृश्य के आधार पर हिंदी का स्टील इन्हें कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
भावपरक व आत्मव्यंजक निबंधों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों पर भी गंभीर निबंध लिखे हैं। देखिए कुछ इनके निबंध आपको अलग से भी मिल जाएंगे, दांत भौं बात इस तरह की। और यहाँ पर कुछ जो है सामाजिक जीवन से जुड़े हुए निबंध है, जैसे बेगार, रिश्वत, पंच परमेश्वर, नारी, कन्नौज के 3 दिन, कानपुर और नाटक आदि उनके गंभीर विषयों पर लिखे गए प्रमुख निबंध हैं। मिश्र जी की जिंदादिली ब्राह्मण में उनके द्वारा लिखी प्रस्तावना में दिखाई देती है। ब्राह्मण भी इनका संपादन किया था, ब्राह्मण नामक पत्र का। और उसकी प्रस्तावना में ये लिखते हैं कि हम में कुछ अवगुण भी है तो सुनिए। जन्म हमारा फागुन में हुआ है और होली की पैदाइश प्रसिद्ध है। कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो कथन है ये प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका में उसकी प्रस्तावना में लिखा था। आगे देखते हैं, मिश्र जी ने कई नाटकों की भी रचना की है, जिनमें हठी हमीर, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, गो संकट, जुआरी खुआरी आदि नाटक प्रमुख हैं। यह जो है नाटक है इनके। मिश्र जी ने नाटकों का केवल प्रणवन ही नहीं किया, अपितु भारतेंदु के साथ कई नाटकों में स्वयं अभिनय भी किया। इसके अलावा उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की कई कथाकृतियों का अनुवाद भी किया है। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा भारतेंदु युग के 2 महत्वपूर्ण लेखक, रचनाकार, संपादक, साहित्यकार को, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र को। दोस्तों यहाँ पर इन तथ्यों को लाने का मैं बार बार यही बताना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य है ताकि हम सिर्फ चीजों को रटे नहीं, समझते हुए आगे बढ़ें। और आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। पूरे आधुनिक काल को हम इस तरह से कवर करेंगे। उसके अलावा पिछले वीडियो में हमने आदि काल तक भी बात की है, बीच में भक्ति काल और रीति काल अभी बचा हुआ है। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।